प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हमने भारत में हरित क्रांति और हरित क्रांति का प्रभाव हमने पढ़ा। इस वीडियो में पढ़ेंगे हरित क्रांति से उत्पन्न समस्याएं। तो इस प्रकार इस हरित क्रांति से कई पर्यावरणीय और जो दूसरी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उनको अपन डिटेल से पढ़ते हैं। हरित क्रांति के कारण जहाँ देश में एक और खाद्यान्नों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर इसके आधार रहे अधिक उपज देने वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाएं आदि के उपयोग के कारण अनेक पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। जैसे संकर किस्मों के अधिक उपयोग किए जाने से देश की अन्य परंपरागत कम उपज देने वाली किस्में शीघ्रता से लुप्त होते जा रही हैं। कृषि में अधिक उपज लेने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग किए जाने के कारण मिट्टी के अनेक सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो भी नष्ट हो गए हैं, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों के कारण वो नष्ट हो जाते हैं। तथा कीटनाशक दवाओं के प्रभाव के कारण कृषकों के मित्र कीट विब्रेंट्स होते हैं, वो जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, वो भी उनका भी नुकसान हुआ है। इन पर्यावरणीय समस्याओं के अलावा कृषि क्रांति की नई नीति से और भी समस्याएं सामने आई हैं जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है। और वो समस्याएं इस प्रकार से हैं। पहले, विभिन्न क्षेत्रों व समाज के वर्गों के बीच असमानता। दूसरी है संस्थागत परिवर्तनों की उपेक्षा। तीसरा, कृषिगत साधनों की पूर्ति बढ़ाने के लिए महान चुनौती। चौथा, उर्वरकों पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया और फसलों में बीमारियां लगने का भय। अब इनको एक एक करके डिटेल से देखते हैं। तो पहली है विभिन्न क्षेत्रों व समाज के वर्गों के बीच असमानता कैसे आई। नई नीति से कृषकों में परस्पर व अंतर क्षेत्रीय असमानताएं उत्पन्न हुई हैं, जिससे करोड़ों कृषक परिवारों में असंतोष बढ़ा है। यह समाजवादी विचारधारा के भी विपरीत है। नई नीति में अधिक संपन्न देश क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, जबकि आवश्यकता है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान आदि के अकालग्रस्त क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की। इसमें कोई संदेह नहीं कि नई नीति ने रासायनिक, आर्थिक और राजनीतिक तनाव को जन्म दिया। देहातों में एक नया धनिक वर्ग, न्यू इकोनॉमिक क्लास, नया धनिक वर्ग उत्पन्न हो गया है, जिसकी स्थिति खेतीहर मजदूर, छोटे कृषक, अन्य काश्तकारों से काफ़ी अच्छी है। उसकी किसकी? नए धनिक वर्ग की। कृषि जगत उपजगत यानी उपजगत बन गया, कैसे समाज में विभक्त हो गया। कृषि जगत उपजगत यानी दूसरे समाज में विभक्त हो गया, जो एक परंपरागत पद्धति का पोषक है तो दूसरा नवीन पद्धति का। दो वर्ग बन गए, जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले नवीन पद्धति के पोषक हो गए और परंपरागत करने वाले परंपरागत पद्धति के पोषक हो गए। इससे नए वर्ग भेद पैदा हो रहे हैं। गांव में सामाजिक असंतोष और आर्थिक असमानता का वातावरण भी उत्पन्न हुआ है। विश्व बैंक के तत्वावधान में तैयार की गई एक रिपोर्ट में कॉर्नेल विश्वविद्यालय के कृषि अर्थशास्त्र प्रोफेसर जॉन डब्ल्यू मेलोर ने भी स्वीकार किया है कि भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम का लाभ खेती करने वाला जो मजदूर वर्ग है उसको बहुत कम मात्रा में ही मिला है। इसी प्रकार विल्फ्रेड यूलनबाम का मत है कि हरित क्रांति उत्पत्ति के स्वर और विकास की दर के पुराने प्रश्नों को चाहे हल कर दे, लेकिन ये भारतीय कृषि में निहित अन्य आर्थिक प्रश्नों को अधिक जटिल बना देगी, क्योंकि उपज की मात्रा के अपेक्षाकृत बड़े और अधिक व्यावसायिक खेतों में होने से कम मात्रा में निर्वाह करने वाले उत्पादों को आनुपातिक रूप से कम लाभ मिलने का आशय यह होगा कि भारतीय कृषि को अपने श्रम गहन स्वरूप में परिवर्तन होना है। इस परिवर्तन से बड़े कृषकों को निजी लाभ अधिक मिलते हैं, जो कुछ हों। ये निजी लाभ उन सामाजिक लागतों, सोशल कॉस्ट्स की वजह से समाप्त हो जाएंगे, लेकिन छोटे कृषकों, काश्तकारों और खेती मजदूरों में अधिक अल्प रोजगार विकसित होंगे।
इस प्रकार मिलनवाम के अनुसार क्रांति लघु कृषकों, छोटे किसानों और खेती मजदूरों को विशेष आर्थिक लाभ नहीं पहुंचा सकेगी। तो अब देखा गया है कि इसका समाधान क्या हो इन समस्याओं का। तो इनका समाधान, उचित समाधान ये है कि धीरे धीरे नई नीति को विस्तृत क्षेत्रों में ही लागू किया जाए, उसका क्षेत्र बढ़ाया जाए। खेती मजदूरों, छोटे कृषकों और ग्रामीण काश्तकारों के लाभ के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित किए जाएं। ग्राम्य औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज करके ग्रामवासियों के लिए रोजगार के साधनों की व्यवस्था बढ़ाई जाए। इस दिशा में सरकार ने देश के चुने हुए क्षेत्रों में छोटे कृषकों के लिए विकास एजेंसियों की स्थापना की नीति स्वीकार की है, जो उनको एक साधन उपलब्ध कराती है। प्रोफेसर मेलोर का भी यही मत है कि खेती और श्रमिकों की सापेक्ष आमदनी बढ़ाने के लिए सिंचाई व अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि की गहनता में वृद्धि की जाए, जिससे अधिक श्रमिकों का उपयोग हो सके। सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम को अपनाया जाए और अर्थव्यवस्था के ढांचे में इस प्रकार के फेरबदल किए जाएं, जिससे ऐसे उद्योगों का विकास किया जा सके जिसमें पूंजी की तुलना में श्रम का अधिक उपयोग हो सके। यानी श्रम ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अधिक कृषि और मजदूर ज़्यादा हैं। ये सुझाव काफ़ी व्यावहारिक और उपयुक्त हैं और इनको कार्यान्वित करने से ही निर्धन वर्ग को सहायता मिल सकती है। इन सुझावों में ये बताया गया है। तो दूसरा जो था समस्या हुई है वह है संस्थागत परिवर्तनों की उपेक्षा। संस्थागत परिवर्तनों की उपेक्षा कैसे हुई है? ऐसा प्रतीत होता है कि नई नीति का एकमात्र जोर टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन पर ही है। हरित क्रांति पर विशेष ध्यान देने से भूमि सुधारों जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की उपेक्षा होने लगी है। प्रश्न उठता है कि जिन भूमि सुधारों की किसी समय काफ़ी जोरों से चर्चा थी, क्या आज उनको लागू करने की आवश्यकता नहीं रह गई है? अथवा क्या उन्हें पहले की ही पूर्णतया लागू किया जा चुका है और इनमें अब कुछ भी करना शेष नहीं रह गया है? हमें स्मरण यानी याद रखना होगा कि जब तक देश के अधिकांश भागों में काश्तकारी प्रथा और बटाई और फसल बटाई प्रथा विद्यमान है, तब तक नई नीति को व्यापक क्षेत्रों में लागू करने का मार्ग नहीं खुल सकेगा, क्योंकि यहाँ दो वर्ग हैं, काश्त करने वाले लोग, फसल बटाई वाले अलग। अतः कृषि क्षेत्र में विनियोगों को प्रोत्साहन देने के लिए भूमि सुधार के न्यूनतम उपाय शीघ्र ही अपनाए जाने चाहिए। इनमें हम भू जोतों के रिकॉर्ड तैयार करने, लगान पर अधिक प्रभावपूर्ण नियंत्रण करने, जो काश्तकार भूस्वामी बनने की प्रक्रिया में हैं उन्हें भूमि को गिरवी रखने का अधिकार देने एवं भूमि पर एक लंबी अवधि तक बटाईदार यानी शेयर पार्टनर बने रहने वाले लोगों को भी भूमि को गिरवी रखने का अधिकार देने के कार्यक्रम शामिल कर सकते हैं। ये कार्यक्रम अपनाए जाने पर नई नीति की सफलता का मार्ग अधिक सरल और अधिक तीव्रगामी हो सकेगा। तीसरा जो है वो समस्या ये थी कि कृषि का साधनों की पूर्ति बढ़ाने के लिए महान चुनौतियाँ। कैसे? नई नीति को सफल बनाने के लिए नई किस्म के बीजों, क्योंकि इसमें पहले ही बताया मैंने, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, खेती के औजार और सिंचाई के विस्तार की नितांत आवश्यकता है। ये ज़्यादा चाहिए नई कृषि नीति में। सर्वप्रथम इनकी पूर्ति बढ़ाई जानी चाहिए तथा तत्पश्चात इनके शीघ्र और उचित वितरण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रत्येक कृषक के लिए साधनों का उचित मात्रा में निर्धारण शुरू में एक कठिन कार्य है। फिर उसे साधन उचित समय पर, उचित मात्रा में और उचित भावों पर उपलब्ध हो, अन्यथा उसे विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि फिर उस पर इतनी इनकम ही नहीं हो पाती है। यदि अधिक उपज देने वाले बीजों की पूर्ति नहीं बढ़ेगी तो हरित क्रांति का प्रभाव लुप्त होने लगेगा। इस प्रकार से ये भी एक चुनौतियाँ हैं। अगली है कि उर्वरकों पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया। इसमें हरित क्रांति में कुछ विद्वानों की मान्यता रही है कि नई नीति में उर्वरकों के यानी खादों के प्रस्तावित उपभोग की मात्रा को
सर्वोत्तम उपभोग नहीं कहा जा सकता। हरित क्रांति के शुरू होते ही मिन्हास व श्रीनिवास ने योजना में प्रकाशित अपने एक लेख में सिद्ध किया था कि यदि रासायनिक खाद की निर्धारित राशि केवल गेहूं की नई किस्म के बजाय नई व पुरानी किस्मों के बीच ठीक ढंग से वितरित कर दी जाए तो गेहूं का कुल उत्पादन अधिक हो सकेगा। स्वर्गीय डॉक्टर पानसे ने भी उर्वरकों की प्रस्तावित मात्राओं को आवश्यकता से ज़्यादा बताया था और उनका विचार था कि इन संसाधन का अधिक वैज्ञानिक उपयोग करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उनका मत था कि प्रति एकड़ 45 किलोग्राम के बजाय 22 किलोग्राम यानी लगभग आधा नाइट्रोजन का उपयोग करके ये कार्यक्रम ज़्यादा क्षेत्रों में फैलाया जा सकता है। यानी क्षेत्र फैलाने पर ज़्यादा जोर दिया गया, समाधान बताया गया और गेहूँ और चावल आदि का उत्पादन अधिक किया जा सकता है। नेक्स्ट जो समस्या जो आई है वो जनरली पर्यावरण से संबंधित ही है, जो कई तरह की बीमारियां फैली है फसलों में। तो फसलों में बीमारियां लगने का भी भय हुआ है। कैसे हुआ है? डॉक्टर पानसे का मत था कि विदेशी किस्म के बीजों की भारतीय परिस्थिति में पूरी जांच नहीं की गई, क्योंकि यहाँ की जलवायु, यहाँ की मिट्टी, भौतिक क्रियाएं अलग हैं और विदेशी अलग हैं और परीक्षण जो भी बीजों का हुआ वो विदेशों में हुआ है। तो यहाँ पे भारतीय परिस्थितियों के अनुसार विदेशी किस्मों के जो बीज हैं वो पूरी तरह से जांचे हुए नहीं हैं। संभव है ये भारतीय वातावरण में क्या करेंगे, बीमारियां और कीड़ों की ज़्यादा शिकार होगा तथा पर्याप्त व ऊंची मात्रा में खाद देने से, अगर उनको मारने के लिए अधिक खाद देने से ये संभावना और भी बढ़ जाएगी। अतः विदेशी किस्मों को भारत में अपर्याप्त अनुभव व प्रयोग के आधार पर लागू करना खतरे से खाली नहीं है। चावल के संबंध में ये सर्वविदित है कि मानसूनी वर्षा व बाढ़ के जल का सामना कर पाने के कारण धान की छोटी किस्मों को कीटाणुओं का शिकार होना पड़ा है। धान के क्षेत्रों में बेकार के पौधों की भरमार हो जाती है, जिन्हें साफ करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से ये कई प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। इसके अलावा एक समस्या और आती है, वो ये है कि इसमें नवीन कृषि कार्यक्रम में सिंचाई के साधनों का बहुत अधिक विकास पर बल दिया गया है, जिसमें क्या है कि देश में सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन और अन्य कई उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए अनेक बहुउद्देशीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, जैसे नदियों पर बांध और जलाशयों का निर्माण, नहरों का निर्माण किया जाना, ये इत्यादि। इन सब के कारण अनेक पर्यावरण समस्याओं का भी जन्म हुआ है। जैसे बड़े क्षेत्रों में जलाशयों के निर्माण के कारण वन्य जीवों का भी विनाश हुआ है तथा वहाँ रहने वाले लोगों को भी विस्थापित करना पड़ा है। साथ ही कृषि भूमि का बड़ा भाग जो है वो इसके कारण जलमग्न हो गया है, जिससे भूकंप आने की भी संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार जल जनित रोगों में वृद्धि, प्राकृतिक जल प्रवाह में नहरों के जाल से अवरोध, लवणता में भी वृद्धि हो जाती है और उस भूमि में भी बढ़ोतरी हो जाती है तथा दलदली भूमि के कारण कृषि भूमि में कमी, इस प्रकार की कई पर्यावरणीय समस्याएं भी इसमें बहुत सारी और जन्म लेती हैं। तो ये कृषि नीति की कुछ समस्याएं थी जो मैंने आपके सामने रखी। ये वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद।